तारीख थी 5 फरवरी 1951। भारतीय संसद के गलियारे एक ऐसी बेचैनी से भरे थे जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक ऐसा दस्तावेज पेश करने वाले थे जिसने सनातन परंपराओं की नींव हिलाने का दम रखा था। इसे नाम दिया गया हिंदू कोड बिल। संसद के भीतर चीख पुकार थी और बाहर सड़कों पर पुतले जलाए जा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दिल्ली में अंबेडकर अकेले पढ़ रहे थे, तब सैकड़ों मील दूर दक्षिण भारत से एक ऐसी आवाज उठी जिसने इस बिल को सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आजादी की दूसरी लड़ाई बना दिया। वह आवाज थी E.V. रामास्वामी पेरियार की। आखिर क्यों एक नास्तिक क्रांतिकारी एक संवैधानिक बिल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था? चलिए इतिहास की उस परत को हटाते हैं जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। हिंदू कोड बिल का मकसद सरल था लेकिन क्रांतिकारी भी। महिलाओं को तलाक का अधिकार देना, संपत्ति में हिस्सा देना और बहु विवाह पर रोक लगाना। लेकिन उस दौर के कट्टरपंथी समाज के लिए यह किसी सांस्कृतिक हमले से कम नहीं था। संसद में अंबेडकर को हिंदू धर्म का शत्रु कहा जा रहा था। खुद सरकार के भीतर से भी विरोध के स्वर उठ रहे थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि बिल को टुकड़ों में बांटने की नौबत आ गई। डॉक्टर अंबेडकर बेहद निराश थे। उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो संसद के बाहर जन चेतना जगा सके, जो इस लड़ाई को कानूनी कमरों से निकालकर सड़कों और घरों तक ले जाए। यहीं से एंट्री होती है पेरियार की। पेरियार, जो पहले से ही स्वयं मर्यादा आंदोलन के जरिए महिलाओं की बेड़ियां काटने की बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अंबेडकर जो कर रहे हैं वह सदियों की गुलामी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। पेरियार ने एक ऐतिहासिक स्टैंड लिया। उन्होंने घोषणा की, यदि हिंदू कोड बिल पास नहीं होता तो यह सिर्फ अंबेडकर की हार नहीं बल्कि भारत की हर उस महिला की हार होगी जो सम्मान से जीना चाहती है। उन्होंने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि वे तमिलनाडु के कोने कोने में इस बिल के समर्थन में सभाएं करें। जहां उत्तर भारत में बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं पेरियार के गढ़ में महिलाएं सड़कों पर उतरकर नारा लगा रही थीं, हमें अंबेडकर का बिल चाहिए। पेरियार का स्टैंड सिर्फ राजनीतिक नहीं था, उसके पीछे 3 गहरे तार्किक कारण थे। पितृसत्ता पर प्रहार। पेरियार जानते थे कि जब तक विवाह और संपत्ति के कानून पुरुषों के पक्ष में रहेंगे, तब तक जातिवाद और छुआछूत खत्म नहीं हो सकते। धार्मिक आडंबरों की समाप्ति। हिंदू कोड बिल धार्मिक संस्कारों के बजाय कानूनी अनुबंध को प्राथमिकता दे रहा था, जो पेरियार के आत्मसम्मान विवाह के एजेंडे से मेल खाता था। अंबेडकर के प्रति सम्मान। पेरियार का मानना था कि अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े विवेकवादी हैं। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जो लिख रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का चार्टर है। लेकिन कहानी का अंत सुखद नहीं था। भारी विरोध के कारण तत्कालीन नेहरू सरकार ने बिल को पूरी तरह पास करने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने हताश होकर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहें, तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। देख गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, जब यह खबर दक्षिण पहुंची तो पेरियार स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी सभाओं में दहाड़ते हुए कहा, एक महान विद्वान को सिर्फ इसलिए पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वह महिलाओं और पिछड़ों को अधिकार देना चाहता था। यह भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। पेरियार ने इस इस्तीफे को तर्कवाद की हार और कट्टरपंथ की जीत करार दिया। आज जब हम देखते हैं कि भारतीय महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार है या वे सम्मान के साथ कानूनी सुरक्षा पा सकती हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव दिल्ली की संसद में अंबेडकर ने रखी थी और उसे जन आंदोलन की ताकत दक्षिण में पेरियार ने दी थी। इन दोनों महानायकों की जुगलबंदी ने यह साबित कर दिया कि जब न्याय की बात आती है तो भाषा और भूगोल की दीवारें गिर जाती हैं। हिंदू कोड बिल भले ही उस वक्त हार गया,
लेकिन पेरियार और अंबेडकर के विचारों ने आने वाली सदी की सोच को हमेशा के लिए जीत लिया। 27 सितंबर 1951 डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा सिर्फ एक पद का त्याग नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के चेहरे पर एक तमाचा था। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन दक्षिण की धरती सुलग रही थी। पेरियार ने जैसे ही यह खबर सुनी, उन्होंने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में काला दिवस की तरह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उन्होंने खुले मंच से कहा, एक विद्वान जिसने भारत को संविधान दिया, उसे आज उन्हीं लोगों ने बाहर कर दिया जिन्हें वह अधिकार देना चाहता था। पेरियार ने इस इस्तीफे को अज्ञानता की जीत बताया और पूरे दक्षिण भारत में अंबेडकर के समर्थन में सभाओं की झड़ी लगा दी। पेरियार चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने दिल्ली की सरकार को हिला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि भारत अभी भी मनुस्मृति के मानसिक बोझ के नीचे दबा हुआ है। पेरियार के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर यह नारा बुलंद किया कि यदि उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं मिले तो वे इस व्यवस्था का बहिष्कार करेंगी। पेरियार के इस कड़े स्टैंड ने नेहरू सरकार को यह एहसास करा दिया कि अंबेडकर भले ही अकेले पड़ गए हों, लेकिन उनके विचार अब एक अग्निपुंज बन चुके हैं जिसे बुझाना नामुमकिन है। कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे और पेरियार के निरंतर दबाव का ही असर था कि नेहरू सरकार को 1955 और 1956 के बीच उसी हिंदू कोड बिल को 4 अलग-अलग कानूनों के रूप में पास करना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। भले ही अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पेरियार ने जो वैचारिक मशाल दक्षिण में जलाई थी, उसने संसद को मजबूर कर दिया कि वह महिलाओं को संपत्ति और स्वाभिमान का अधिकार दे। यह पेरियार और अंबेडकर की साझा जीत थी। आज जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि अंबेडकर का कलम और पेरियार का कदम एक ही दिशा में चल रहे थे। पेरियार ने दक्षिण में वह जमीन तैयार की जहां अंबेडकर के कानून फल फूल सके। अगर पेरियार ने हिंदू कोड बिल को अपना समर्थन न दिया होता तो शायद यह कानून किताबों तक ही सीमित रह जाता, लेकिन उन्होंने इसे एक मानवीय अधिकार का मुद्दा बना दिया। आज की हर शिक्षित महिला और हर वह व्यक्ति जो समानता में विश्वास रखता है, वह इन दोनों महानायकों का ऋणी है। इतिहास अक्सर राजाओं और युद्धों की बातें करता है, लेकिन पेरियार और अंबेडकर की यह जुगलबंदी बताती है कि असली बदलाव तब आता है जब तर्क और कानून एक साथ खड़े होते हैं। हिंदू कोड बिल पर पेरियार का स्टैंड सिर्फ एक राजनीतिक समर्थन नहीं था, बल्कि वह घोषणा थी कि इंसान की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना परंपरा ना धर्म। अगली बार जब आप किसी महिला को अपनी संपत्ति पर हक जताते देखें या किसी को बिना भेदभाव के आगे बढ़ते देखें, तो याद रखिएगा, इसके पीछे दिल्ली में एक त्याग और दक्षिण में एक गर्जना छिपी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के बाद पेरियार ने मद्रास की एक विशाल जनसभा में नेहरू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल को टुकड़ों में बांटना न्याय की हत्या के समान है। पेरियार जानते थे कि अगर इसे एक साथ पास नहीं किया गया तो समाज का ताकतवर वर्ग इसके मुख्य हिस्सों को दबा देगा। उनका सस्पेंस भरा तर्क यह था कि क्या सरकार वास्तव में सुधार चाहती है या सिर्फ विरोधियों को शांत करना चाहती है। पेरियार ने तमिलनाडु के हर जिले में अंबेडकर सप्ताह मनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के कारणों को घर घर जाकर समझाया जाए। पेरियार ने तर्क दिया कि उत्तर भारत की राजनीति ने एक रत्न को खो दिया है, लेकिन दक्षिण भारत उनके विचारों को अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। इसी दौरान पेरियार और अंबेडकर के समर्थकों के बीच एक अटूट वैचारिक सेतु बन गया। दोस्तों, पेरियार और अंबेडकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि हक की लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती। क्या आपको लगता है कि आज के समाज में इन दोनों की विचारधारा को और अधिक गहराई से समझने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो भारत के असली सामाजिक इतिहास को जानना चाहते हैं। जय भीम, जय पेरियार। धन्यवाद।